हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, हमने स्टार्ट किया है इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9। तो देखो दोस्तों, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या स्टडी किया था। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था और हमने क्या समझा था, इसके फीचर्स भी देखे थे। जो हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके कौन कौन से फीचर्स हैं, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। ठीक है दोस्तों, अब देखो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कॉम्पोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे आ जाता है दोस्तों आपका लिबरलाइजेशन, सेकंड नंबर पे क्या आता है, प्राइवेटाइजेशन, और थर्ड है आपका ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इन तीनों को हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, अलग अलग वीडियोस के माध्यम से समझने वाले हैं। जैसे कि इस लेक्चर में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, लिबरलाइजेशन को समझेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में प्राइवेटाइजेशन, फिर जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम जानेंगे दोस्तों किसके बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ठीक है ना, तो चलिए फिर हम आज का ये जो हमारा मेन टॉपिक है उसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिबरलाइजेशन, इसका मीनिंग हम समझते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं कि लिबरलाइजेशन होता क्या है, तो देखो दोस्तों, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या कि मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है या फिर इंडस्ट्रीज है, वो क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि लिबरल यानी होता ही क्या है, फ्रीडम ही तो होता है। ठीक है ना, तो अगर आप मान लो कि आप कोई बिजनेसमैन हो, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, ये सारे आप डिसीजन ले सकते हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो वही आपका क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, और देखो, ये जो लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, ये कब आया, किसके बाद आया? तो ये जो हमारी पॉलिसी है एनईपी, इसके बाद ही तो ये आया ना। इसके पहले क्या था कि गवर्नमेंट क्या करती थी, अपना कंट्रोल रखती थी, रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी, है ना, चाहे वो प्रोडक्शन को लेकर के हो। मतलब कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो पहले परमिशन लेना पड़ता था सरकार का। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्या आ गया दोस्तों, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। समझ रहे हैं आप सभी लोग? यस, तो चलो मैं आप लोगों को इसका मीनिंग बताती हूँ कि आपके टेक्स्ट बुक में इसका मीनिंग क्या बताया जा रहा है। देखो, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखो, लिबरलाइजेशन रेफर्स टू इकोनॉमिक फ्रीडम, या फिर हम कह सकते हैं फ्रीडम फॉर इकोनॉमिक डिसीजन। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि प्रोड्यूसर है या फिर कंज्यूमर या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर, ओके, तो वो क्या है, वो फ्री है अपने हिसाब से डिसीजन लेने के लिए। यानी उनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, भैया तुमको ये काम ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। बात समझ में आई? तो यही चीज आपका लिबरलाइजेशन जो है, मतलब लिबरलाइजेशन के अंतर्गत यही आता है। ठीक है, बहुत ईजी है ना। चलो अच्छे से लिखना अगर एग्जाम में ये आया तो। अब देखो, बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट, जैसे कि आप जानते ही हैं, किसके बारे में बताइए, कौन है वो, एडम स्मिथ। ठीक है, इनकी जो किताब थी वो कौन सी थी, वेल्थ ऑफ नेशन। उसमें उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो लिबरलाइजेशन है ना दोस्तों, ये क्या है, ये है बेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी। किसके लिए बेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी है, तो समझिएगा, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए और लोगों के भलाई के लिए ये सबसे क्या है, बेस्ट पॉलिसी है। अब ऐसा क्यों बोला, क्योंकि सोचो ना, अगर आप कोई काम कर रहे हो और पीछे से कोई रोकता, मतलब कोई टोकता रहेगा, अरे नहीं नहीं, ये काम तुमको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ठीक है, अरे ये तो गलत कर रहे हो, ठीक से करो, वैसे ऐसे करो, तो आपको कितना बुरा लगेगा। फिर आपको लगेगा कि मैं ये काम करूं ही ना। ठीक है, तो पहले तो ऐसा ही था कि गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखती थी इंडस्ट्रीज के ऊपर या फिर बिजनेसमैन के ऊपर कि नहीं नहीं, आपको काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, इतना ही करना है। ठीक है, एक लिमिट सेट करके रखती थी। तो उस टाइम पे क्या होता था कि इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना दोस्तों, वो डाउन हो जाता था। मतलब जितना ज्यादा उनका कॉन्फिडेंस होना चाहिए उतना नहीं होता था। लेकिन लिबरलाइजेशन आने के बाद, ये जो हमारी एनईपी है, इसके आने के बाद क्या आया, ये वाला कॉन्सेप्ट आया, और इसके तहत क्या हुआ कि वो जो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस थे ना, वो हटा लिए गए। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत फायदा हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद मिली। ठीक है, तो यही बात इन्होंने बोली है एडम स्मिथ साहब ने। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन का मीनिंग समझ में आ गया है ना, बहुत अच्छे से आप लोग लिख लोगे एग्जाम में। चलो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ मेजर्स टेकन फॉर लिबरलाइजेशन, यानी लिबरलाइजेशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, इसके बारे में हम जरा समझते हैं। ठीक है, क्या क्या फायदा हुआ भैया, इसका बताना जरा। तो देखो, यहाँ पे पहला पॉइंट है आप लोगों के सामने, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब आपको पता है ना, लचीला। ठीक है, यानी जैसे चाहे आप उसको वैसे मोड़ सकते हो। ठीक है, तो अब ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बहुत सीधा सा और सिंपल सा है कि देखो, अंडर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स है ना दोस्तों, उनके पास क्या है, फ्रीडम है। क्या फ्रीडम है कि वो अपने हिसाब से जो उनका इंटरेस्ट रेट है ना, उसको डिसाइड कर सकते हैं। यानी सरकार ये नहीं बोलेगी कि नहीं नहीं, आपको इंटरेस्ट रेट तो इतना ही रखना है, 12% मतलब 12% ही रखना है, या फिर 10% यानी 10% ही रखना है, ऐसा सरकार नहीं बोलेगी। यानी जो कमर्शियल बैंक है वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं कि भैया हमको कितना, मतलब हमारा ये मार्केट में डिमांड और सप्लाई कैसे चल रही है, उसके हिसाब से वो डिसीजन ले सकते हैं। अननेसेसरी जो गवर्नमेंट का कंट्रोल पहले रहता था वो अभी नहीं है। बात समझ में आई? तो ये इसके अंदर आ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट के अंदर। ठीक है, बहुत ईजी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
सेकेंड पॉइंट की बात हम करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या है, फ्रीडम फॉर एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्रीज। देखो दोस्तों, अब ये मैं आपको समझाती हूँ। देखो, मान लो कि आपने कोई इंडस्ट्रीज खोली हुई है, कोई भी इंडस्ट्री आपने खोली हुई है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो कि हमें इंडस्ट्री के अंदर क्या करना है, कितना हमको कैपिटल लगाना है ना, मैक्सिमम मिनिमम, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। लेकिन पहले पहले क्या था, मैं पहले के टाइम की बात बता रही हूँ। देखो, अर्लियर गवर्नमेंट यूज्ड टू फिक्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था, जो मैक्सिमम लिमिट है ना दोस्तों प्रोडक्शन कैपेसिटी को, उसको सेट कर रखा था कि आपको इसके मतलब इस बॉर्डर को क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, बॉर्डर क्रॉस करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, राइट। लेकिन अभी के टाइम पे ऐसा कुछ है क्या, नहीं, आपको जितना प्रोडक्शन करना है आप डिमांड और सप्लाई के हिसाब से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो, नो इंडस्ट्री कुड प्रोड्यूस बियॉन्ड दैट लिमिट, यानी इंडस्ट्री जो है ना वो उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम पे क्या है कि जो इंडस्ट्रीज है ना दोस्तों, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं प्रोडक्शन लिमिट को लेकर के कि उनको कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, वो मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर उनके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, अगर कम है तो कम प्रोड्यूस करेंगे, वेरी सिंपल। ठीक है, चलो स्टार्टिंग का बता देती हूँ। इन दिस न्यू लिबरलाइज्ड era, the industries are free to diversify their production capacity and reduce the cost of production। ये वही बात है कि जो इंडस्ट्रीज है वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं कि उन्हें अपने जो भी उनकी इंडस्ट्रीज है उसको एक्सपांड करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, ये सब कुछ। ठीक है, तो ये पूरे पैराग्राफ में वही बात दी गई थी। देखो, इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहले क्या था, गवर्नमेंट ने एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर रखा था कि इसको क्रॉस आपको नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, आप अपने हिसाब से डिसीजन लो ना कि आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है कि कम करना है, क्या करना है। ठीक है, मार्केट में अभी चल क्या रहा है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो ज्यादा प्रोड्यूस करो, कम है तो कम प्रोड्यूस करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, और क्या क्या हुआ था, तो और ये एबोलिशन ऑफ मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अकॉर्डिंग टू MRTP, MRTP का मतलब क्या हुआ, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये एक एक्ट था 1969। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि ऑल दोस कंपनीज हैविंग असेट्स वर्थ ₹100 करोड़ एंड मोर वर क्लासिफाइड एज MRTP फर्म्स एंड वर सब्जेक्ट टू सेवरल रिस्ट्रिक्शंस। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि वो कंपनीज जिनका असेट्स कितना है दोस्तों, वो है 100 करोड़ या फिर उससे ज्यादा, तो उनके ऊपर ना बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे इस एक्ट के तहत। ओके, फिर क्या हुआ, देखो यहाँ पे लिखा है अबोलिशन। अबोलिशन का मतलब क्या होता है, उसको खत्म करना। ठीक है, तो ये NEP जब आई ना, उसके बाद क्या हुआ, ये जो MRTP एक्ट है ना दोस्तों, इसको कर दिया गया खत्म। बात समझ में आई। देखो, नाउ दीज फर्म्स हैव द फ्रीडम टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी अब जो कंपनीज है ना वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बारे में भी अगर उनको डिसीजन लेना है तो वो अपने हिसाब से ले सकते हैं बिना किसी टेंशन के। बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों रिफॉर्म्स इन फेरा। देखो, पहले ये एक हुआ करता था फेरा। ठीक है, फेरा का फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बताती हूँ। फेरा देखो ये है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो हुआ क्या आपको बताती हूँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। पहले ये स्टार्टिंग का समझा दो, फिर हम इसके ऊपर आते हैं। देखो, टू ब्रिंग अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी इन द लॉज रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज, यानी जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिलेटेड लॉज थे ना दोस्तों, ठीक है, उसमें चेंजेस लाने के लिए हुआ क्या, देखो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी कि फेरा वॉज रिप्लेस्ड, इसको रिप्लेस कर दिया गया। किससे रिप्लेस किया, फीमा से। फीमा का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, तो याद रखो, फेरा का फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट और फेमा का क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये पहले फेरा हुआ करता था। ठीक है, लेकिन NEP आने के बाद क्या हुआ कि इसी को रिप्लेस कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा। एंड दिस वुड एनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है ना दोस्तों, वो काफी हद तक आगे बढ़ा। ओके, चलो आगे देखते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। यस एवरीवन, देखो अभी क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो दोनों भी अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात समझ में आई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाज ओपन टू डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर्स। ओके, पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले आप लोगों को मैंने बताया था, पहले लेक्चर में ही बता दिया था कि हमारी इकोनॉमी कैसी थी भैया, क्लोज थी। हमें डर था कि अगर हमने ओपन किया तो हो सकता है वापस से जैसे अंग्रेज लोग हमारे देश में आकर के कब्जा कर लिए थे, वैसे कोई और देश आकर के कर ले। ठीक है, इसलिए हमने क्लोज रखी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे हमको बात समझ में आई कि नहीं भाई, इससे कुछ फायदा नहीं है, हमें ग्लोबली क्या करना पड़ेगा, ट्रेड में इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा अगर हम अपना विकास चाहते हैं। तो जी हाँ, हमें ये क्लोज हटा करके ओपन इकोनॉमी तो करनी ही पड़ेगी। बात समझ में आई। तो वही चीज है कि फॉरेन इन्वेस्टर के लिए भी भैया द्वार खुल गए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो जी हाँ बिल्कुल करो। ठीक है, दे कुड इन्वेस्ट इन रेल, वो रेल में
या फिर रोड बनाना हुआ, राइट, और जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हो या फिर हमारे डोमेस्टिक यानी कि अपने ही देश के इन्वेस्टर्स हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे एनकरेजमेंट टू फॉरेन टेक्नोलॉजी। यस एवरीवन, जो हमारे मतलब इंडस्ट्रीज वाले हैं वो क्या कर सकते हैं, फॉरेन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, मतलब इंडस्ट्रीज में फॉरेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। बस इसके तहत यही है कि लिबरलाइजेशन है अलाउड। लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, इससे अलाउ किया, क्या अलाउ किया दोस्तों, यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी इन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज, यानी फॉरेन टेक्नोलॉजी का आप यूज कर सकते हो एंड दिस हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड मेक देम इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिटिव। यानी इसकी वजह से क्या होगा, अगर हम फॉरेन टेक्नोलॉजी का, मतलब आप सोचिए अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजी घिसी पिटी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो अल्टीमेटली रिड्यूस होगी, लेकिन अगर वही हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो हमें क्या होगा, ज्यादा फायदा मिलेगा। तो उससे वही बात है कि दिस हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड मेक द इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिटिव। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट पॉइंट है दोस्तों आप लोगों का सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ क्या है, बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये सेबी का काम क्या होता है, वैसे इसकी स्थापना कब हुई थी देख लेते हैं। ये एस्टेब्लिश हुआ था दोस्तों 12 अप्रैल 1992 यानी कि 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। अब ये काम क्या करता है बताना जरा। तो ये काम वो करता है, जैसे क्या काम करता है मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपके साथ अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, धोखा हो जाता है, तो फिर आप किसके पास जाओगे, आपने तो इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो आप किसके पास जाओगे, तो आप जाओगे दोस्तों इसके पास, यानी आपकी जो शिकायत है ना वो कहाँ पे सुनी जाएगी भैया, ये सुनेंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर्स लोग होते हैं ना उनको, मतलब उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कि भैया तुम चिंता मत करो, इन्वेस्ट कर रहे हो ना, ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हमारे पास आ जाना। ओके, so this step was introduced to protect the interest of investors in securities, promote economic development and regulate the securities market। क्योंकि देखो अगर इन्वेस्टर्स ये डरते रहेंगे कि भैया चलो हम अपना इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन बाद में हमारा पैसा डूब गया तो हम क्या करें, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे सेबी बैठी हुई, इन्होंने कहा अरे आप चिंता मत करो, आप बिंदास इन्वेस्ट करो, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हम है ना। ओके, तो इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स है वो एनकरेज होंगे कि चलो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारा पैसा कहीं नहीं जाएगा। ओके, तो ये बात हो जाती है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का लिबरलाइजेशन। ओके, तो ये हमने समझ लिया। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, प्राइवेटाइजेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये तीनों को हम लोग अलग अलग वीडियोस में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने ये लिबरलाइजेशन को बहुत अच्छे से समझ लिया है और काफी इजी है, आप कर लोगे, बस इसका मीनिंग देख लेना एक बार, ठीक है। मीनिंग वैसे तो अपने मन से ही लिखने की कोशिश किया करो और फिर यहाँ पर ये जो है मेजर्स टेकन फॉर लिबरलाइजेशन, तो इसके सारे पॉइंट्स को याद कर लेना। टोटल 7 पॉइंट्स हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट, दूसरा है आपका फ्रीडम फॉर एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तीसरा है एबोलिशन ऑफ मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, नेक्स्ट है रिफॉर्म्स इन फेरा, है ना, फेरा को हटा करके फेमा लाया गया, और फिर और क्या, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनकरेजमेंट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, एंड नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट वन है दोस्तों आपका सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलो भाई आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही जल्द मिलेंगे जिसमें हम क्या देखेंगे, प्राइवेटाइजेशन। जो आपको वैसे प्राइवेटाइजेशन तो समझ में आ रहा होगा, कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर से कुछ रिलेटेड है, तो जी हाँ ये आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, चिंता मत करना। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।